नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 3 हत्यारों की फांसी की सजा जैसे ही उम्र कैद में बदली, उस पर शुरू हुई सियासत अभी तक सरगर्म है। और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के जब रिहा करने का फैसला लिया तो उसके बाद जो टकराव है केंद्र और राज्य सरकार का, वो भी बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने अब पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के फैसले पर, तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक भी लगा दी है। राजीव शुक्ला कह रहे हैं रिहाई का फैसला राजनीतिक था। बीजेपी की तरफ से बयान यह आया कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। प्रियंका गांधी कुछ कहती हैं और राहुल गांधी कुछ कहते हैं। इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या यह कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। न्यूज लाइन में बातचीत करेंगे इसी मसले पर। एक तरफ माफी, दूसरी तरफ सवाल। क्यों हुए 24 साल बर्बाद? अभी ही क्यों जागी सरकार? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी और बेटे राहुल गांधी के ये 2 विरोधाभासी बयान कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की सोच को बताने और समझाने के लिए काफी है। एक और प्रियंका गांधी अपने पिता के एक हत्यारे के लिए माफी की बात कर रही हैं। Meeting, for me, the big learning that came from that meeting was exactly this, that I was still, though I was not angry anymore, I did not hate her, I did not, and I wanted to meet her, I was still thinking that I was somebody who could forgive her for something she had done. तो वहीं कई साल बाद पिता के हत्यारों की रिहाई पर पक रही राजनीति की रुचियों पर बेटे राहुल के दिल का दर्द बाहर निकल आया। ये बयान बताने के लिए काफी है कि राजीव गांधी के परिवार को अपने पिता के हत्यारों के लिए माफी तो कबूल है, लेकिन उनकी रिहाई नहीं। शायद गांधी परिवार और कांग्रेस ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिहाई और रिहाई पर राजनीति इस मुकाम तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर मामला इस मुकाम तक पहुंच गया तो इससे सवालों के घेरे में खुद यूपीए सरकार भी घिरती नजर आ रही है। आखिरकार दया याचिका इतने सालों तक क्यों लटकी रही? आखिर पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने मामले में क्या किया? राहुल के बयान के बाद ही हरकत में क्यों आई सरकार? प्रियंका राहुल के बयान और पैदा हुए हालात से एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि कांग्रेस राजीव गांधी के हत्यारों की सजाए मौत तो नहीं चाहती, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे खुली हवा में सांस लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हालात के बाद जब गांधी परिवार और कांग्रेस कोने में अकेली और बेबस खड़ी नजर आई तो एक बेटे के दिल का दर्द बाहर आया। तो गाहे बगाहे मुंह खोलने वाले प्रधानमंत्री ने भी ये कहने में देर नहीं लगाई कि ये ठीक नहीं हुआ। बहरहाल राहुल और कांग्रेस के लिए राहत की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक राजीव के हत्यारों की रिहाई पर रोक लगा दी है। लेकिन इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों की रिहाई के बाद जो हालात पैदा हुए हैं या राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश की गई है, उसके लिए बहुत हद तक कांग्रेस जिम्मेदार है। मनीष शर्मा, चैनल। जी, तो सवाल यहीं पर उठता है कि आखिर ये हालात क्यों बनते हैं? सियासत में ये कौन सा दौर चल रहा है? एक तरफ प्रियंका गांधी सहानुभूति जता चुकी हैं और अब राहुल गांधी का ये दर्द कि अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे जो हैं उनको छोड़ा जाए, अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलता है तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन नाग जी हैं बातचीत करने के लिए। हर्ष रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। हमारे साथ अनिल मित्तल जी हैं, बीजेपी नेता, बातचीत करने के लिए। साथ ही हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी हैं, आप सीनियर एडवोकेट हैं।
शुरुआत में राजीव रंजन नाग जी आपसे करूंगा। 24 साल बर्बाद हुए, एक तरफ राहुल गांधी का दुख है, दूसरी तरफ आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी की सहानुभूति है। ये क्या हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? निश्चित तौर पे 11 साल पहले यदि कांग्रेस ने और सरकार ने इस दिशा में गंभीरता से पहल की होती, तब शायद आज नए सिरे से अफरा तफरी का माहौल नहीं होता। और जिस तरीके से राहत के लिए रात में देर रात लॉ सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल्स और महानवती अटॉर्नी जनरल की जो मुलाकात हुई, और ये सब तब हुआ जब राहुल गांधी ने कल अमेठी में कहा कि अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के मामले में भी न्याय नहीं मिल पाएगा तो देश में न्याय का क्या होगा। तो निश्चित तौर पे अफरा तफरी है कांग्रेस में, और मूल बात यह है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि इसका श्रेय जयललिता को मिले, वो भी चुनाव के ठीक पहले। जी हर्षवर्धन जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं राजीव रंजन नाग साहब की बात से कि अगर 11-12 साल पहले कांग्रेस इस दिशा में सक्रिय होती, पहल की गई होती जी, तो स्थिति कुछ और होती। लेकिन चूंकि वक्त अभी चुनाव का है, लोकसभा चुनाव का, इसलिए हर सरकार के फैसले पे, हर कदम पर राजनीति हावी है, कहीं ना कहीं से वोट की राजनीति हम कहें तो हावी है। तो कांग्रेस अभी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता और एआईएडीएम को किसी भी तरीके से इसका बेनिफिट मिले। लेकिन स्थिति यहां चूंकि कानूनी लाउपेज का। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा में तेलंगाना बिल पास हो गया है। राज्यसभा में तेलंगाना बिल पास हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा में आज इस पर बहस हो रही थी, थोड़ी देर पहले तक संशोधनों पर वोटिंग हो रही थी राज्यसभा में। अब ये अभी खबर आ रही है कि तेलंगाना बिल पास हो गया है राज्यसभा में। थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए उठे तो उस वक्त भी हंगामा जारी था, और लगातार राज्यसभा की कार्यवाही जैसे जैसे चल रही थी, लगातार हंगामा जारी था, शोर शराबा जारी था। जो तेलंगाना के विरोध में सांसद हैं, नेता हैं, वो पट्टियों के साथ, बैनर के साथ विरोध कर रहे थे। लेकिन अभी खबर आ रही है कि राज्यसभा से तेलंगाना बिल पास हो गया है, यानी कि तेलंगाना के अलग राज्य बनने का अब जो है जो पूरी प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है। लोकसभा से भी पास हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो गया है। जाहिर तौर पर अब ये राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा मंजूरी के लिए। और राज्यसभा में कई संशोधन भी पेश किए गए थे, उन संशोधनों पर बहस भी हुई। बीजेपी की तरफ से फिर से कई सवाल उठाए गए। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने यह सवाल उठाया कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है, राजधानी के मसले पर क्या करना चाहती है, स्पेशल कैटेगरी और विशेष पैकेज को लेकर के। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह साफ किया था कि जो स्पेशल कैटेगरी है, विशेष पैकेज है सीमांध्रा के लिए, वो सिर्फ 5 साल के लिए होगा। तो ऐसे कुछ संशोधन थे। साथ ही हैदराबाद की जो संयुक्त राजधानी का मामला है वो 10 साल के लिए होगा, ये पूछा था वेंकैया नायडू ने। लेकिन अब राज्यसभा में तेलंगाना बिल पास हो गया है। सभी संशोधनों पर पहले वोटिंग हो रही थी। थोड़ी देर पहले अभी खबर आ रही है कि राज्यसभा ने तेलंगाना बिल को अब पास कर दिया है। हालांकि आज भी लगातार राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा होता रहा, और जब सुशील कुमार शिंदे बोलने उठे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलने उठे, उस दौरान भी तेलंगाना के विरोध में जो सांसद थे वो नारेबाजी कर रहे थे। प्रधानमंत्री के चारों तरफ नेता खड़े हुए थे रोकने के लिए, उनको किसी भी तरह से, किसी भी तरह की हरकत से रोकने के लिए। राज्यसभा के उपसभापति जब मौजूद रहे, उनके आसन के पास भी नारेबाजी होती रही। तो तमाम शोर शराबे, तमाम हंगामे के बीच आखिरकार ये पड़ाव भी तेलंगाना का पास हो गया है। तेलंगाना का बिल जो है राज्यसभा में पास हो गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है वो पेश किया सरकार ने राज्यसभा में, और ये आशंका जाहिर की जा रही थी। बीजेपी ने कई और संशोधन राज्यसभा में पेश किए और कई मसलों पर सवाल उठाया, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से पास हुआ था उस पर काफी किरकिरी हुई सरकार की। जिस तरह से देखा गया कि दरवाजे बंद किए गए, लोकसभा टेलीविजन के का जो है वो प्रसारण रोक दिया गया। लेकिन अब राज्यसभा में भी जब ये बिल आया, जब पेश हुआ, उसके बाद से ही हंगामे जारी रहे। आज दिन भर की कार्यवाही के बाद कई बार स्थगित भी करनी पड़ी राज्यसभा, क्योंकि लगातार शोर शराबा चल रहा था। आखिरकार भारी हंगामे के बीच तेलंगाना बिल राज्यसभा में पास हो गया है। चलिए तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम। जो राजनीति हो रही है आतंकवाद के मसले पर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे जो तीन हत्यारे, उनको रिहाई को लेकर के जो राजनीति हो रही है। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात रख रहे थे, हाँ पूरी बात रखिए।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये बिल्कुल पूरी तरह से राजनीतिक मामला है और वोट की राजनीति हम कहें तो इसमें ज्यादा है, लेकिन चूंकि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन का भी है, संविधान का भी है, और इसमें केंद्र जो प्ली ये ले रहा है कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उनको रिलीज करे ऐसे मौके पे। राहुल गांधी किस पर सवाल उठा रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिल रहा है, तो किसको न्याय मिलेगा? ये सवाल किस पर कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को अभी पिच किया गया है अगले लोकसभा इलेक्शन चुनावों के लिए, और ऐसे में उनका इस तरह का वक्तव्य आना बड़ी ही जाहिर सी बात है कि आएगा। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इसका श्रेय जयललिता को जाए। अगर आप एम करुणानिधि के वक्तव्य को भी देखें तो उन्होंने भी बहुत सलीके से उसका विरोध नहीं किया है, जबकि वो जयललिता के विरोधी रहे हैं। लेकिन राजनीति इस पे चल रही है और हर पार्टी ये चाहेगी कि अगर इसका श्रेय जाता है उन्हें रिलीज करने का तो वो उनकी पार्टी की है। कांग्रेस भी वही कर रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, कि राज्य सरकार ने यह कहा है कि अंडर सेक्शन 432 राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो अगर केंद्र से कोई जवाब नहीं आता है तो अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए अंडर सेक्शन 432 वो उनको रिलीज कर दे। ये कितना संगत है, इस पे हम ठीक है, यही सवाल मैं जानना चाहूंगा। मैं राजकुमार गुप्ता जी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट है। राजकुमार गुप्ता जी क्या कहेंगे, ये क्या जो टकराव हो रहा है, कहां कितना किसका अधिकार है? देखिए, जो एक्यूज थे जी तीनों, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किए थे। अपील की पूरी हियरिंग हुई और उनकी अपील खारिज हो गई। ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने मर्सी पिटीशन फाइल की राष्ट्रपति जी के यहाँ। भारत संविधान के आर्टिकल 72 में लिखा है कि राष्ट्रपति किसी की सजा होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी, जो कि फाइनल कोर्ट है, प्राणदान दे सकती है अथवा सजा में भी कमी कर सकती है। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति जी महोदय के पास मर्सी पिटीशन डाल दी गई और इतने साल तक विलंब में पड़ा रहा, ना कोई डिसीजन हाँ हो रहा है ना हो रहा है। तो फिर उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में पिटीशन फाइल की। सवाल मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि तमिलनाडु सरकार जो कह रही है कि ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार है उनको रिहा करना, केंद्र सरकार इसके खिलाफ बोल रही है। केंद्र सरकार कह रही है आपके अधिकार के आपके दायरे में नहीं आता बिना केंद्र सरकार की अनुमति के। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। ये अधिकार की बात बताइए, किसका अधिकार कहां तक जाता है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का? इसके बारे में मेरा कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को रिड्यूस करके कहा कि इतने दिनों तक मर्सी पिटीशन पेंडिंग थी, डिस्पोजल नहीं हुआ, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो इसको हम कम्यूट कर देते हैं और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया तो ये मामला फिर स्टेट गवर्नमेंट को चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कभी था ही नहीं, न रहेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला होता है। तो जो चीफ मिनिस्टर है वो या उसके लॉ डिपार्टमेंट, उसको राइट है कि वो रिलीज भी कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जजमेंट दिया है कि आजीवन कारावास का मतलब है टिल डेथ, जब तक उसके स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। किस आधार पर फिर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है? किस आधार पर, क्या चीज केंद्र सरकार कहना चाह रही है कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कह सकती? सुप्रीम कोर्ट में दर्शक ये जानना चाह रहे हैं इन अधिकारों के दायरे क्या हो। बड़ी गंभीर समस्या होगी अगर हर जगह इसी तरह के अधिकारों की लड़ाई छिड़ जाएगी केंद्र और राज्यों में। तो सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट गई है, रिव्यू पिटीशन फाइल की है, पुनर्विचार याचिका, ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी फांसी की सजा गलत है, चूंकि इतने सालों तक विलंब हुआ उनके डिस्पोजल में, तो उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। पहले भी सुनील बत्रा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लाइफ कन्विक्ट हैं उनका भी फंडामेंटल राइट होता है। यदि एक चूंकि सजा हो गई तो उनके मौलिक अधिकार खत्म हो गए। राइट टू लाइफ इज स्टिल देयर, ये आर्टिकल 21 का सिद्धांत है। नहीं वो ठीक है, चलिए, सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं। मैं आऊंगा, कुछ और सवाल हैं जो कंफर्म नहीं हो रहे, क्लियर नहीं हो रहे हैं। अनिल मित्तल जी हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी भी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस है आप। अनिल जी आपके पास पहले आना चाहूंगा, बीजेपी क्या सोच रही है? रिहाई का फैसला राजनीतिक था, राजीव शुक्ला कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है? राजीव जी, इसके अंदर इस सारे पहलू में एक पक्ष तो है राजनीतिक, दूसरा एक इसका लीगल मैटर है। इसका पिछला इतिहास भी अपने को थोड़ा ध्यान में करना चाहिए। ये अपने को ध्यान में है कि लिट्टे की सारी ट्रेनिंग लिट्टे के लोगों को हिंदुस्तान की आर्मी ने दी, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। वही ऑफिसर जिन लोगों ने लिट्टे के लोगों को ट्रेन किया
और इस सारी लड़ाई को, गोरिल्ला युद्ध को लड़ने की सारी ट्रेनिंग दी, उन्हीं ऑफिसर्स को, उन्हीं लोगों के खिलाफ बाद में IPKFS में इंडियन पीस जो ठीक है, कीपिंग फोर्स जो थी उसमें भेजा गया। और मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी अक्सर इस विषय पर चर्चा हुई। वो बताते हैं कि हम लोगों ने खुद ट्रेनिंग दी और हम ही जब सामने गए तो सामने उन लोगों ने हमसे कहा, ये आग्रह किया कि आप यहां से चले जाइए, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें शिक्षा दी है, हम आप पे गोली नहीं चलाना चाहते हैं। उसके बाद जो स्थिति वहां उत्पन्न हुई, हमें यह ध्यान में है कि पैराशूट से जब हमारे IPKFS के लोग वहां पे उतर रहे थे तो नीचे से हवा में गोलियां चलाकर लाशें उस पैराशूट से जमीन पर उतरी हैं। ये जो सारी स्थिति पैदा हुई, इसमें कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग जो है कांग्रेस सरकार की रही है हमेशा से। पिछले 10-11 वर्षों में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी मर्सी पिटीशन का इतना लंबा समय तक इसको लटका के रखना, जी, कांग्रेस पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके पीछे जो राजनीति, आज भी अगर कहीं सरकार का निर्णय आया, उसके बाद जयललिता ने उसमें अपना निर्णय लेते हुए अपनी राय उसमें प्रकट कर दी, एक निर्णय ले लिया। जयललिता जी ठीक कर रही हैं आपके मुताबिक? अगर इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो मैं समझता हूं ठीक कर रही है, ठीक कर रही है। जैसे कोई पैसा का स्थिति, यही गजब की हालत, यहीं पे स्थिति पैदा हो जाती है, बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उनका पक्ष रखने के लिए जयवीर शेरगिल जी हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। जयवीर जी, जो सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया कि पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बाद ही क्या केंद्र सरकार हरकत में आई है? और यह सवाल राहुल गांधी किस पर उठा रहे हैं? बीजेपी के नेता भी हमारे साथ हैं, वो सीधे तौर पर आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जयवीर जी, सुन रहे हैं आप मुझे? जयवीर जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, मैं आपके पास आऊंगा, शायद जयवीर जी सुन नहीं पा रहे। राजीव जी, आपको क्या लगता है, जो बातें अनिल मित्तल जी ने कही, कांग्रेस जिम्मेदार है, सीधे तौर पर यह कह रहे हैं जयललिता जो